हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 4th चैप्टर आरंभिक नगर हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के जितने भी पुरा स्थल थे, इमारतें थी, चीज़ें थी, उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही माना गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व हो तो उसे अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं हो और वे जीर्ण शीर्ण या फिर जर्जर हो चुके हों, खंडहर बन गए हो उनके, तो उनको तोड़कर नई इमारत बनानी चाहिए। आगे बात की जा रही है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। प्रायः पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऊंचाई वाले भाग जो थे उसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, तो उसको उन्होंने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखें इसको। फिर आगे बात की जा रही है कि दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। उनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो। तो वो जो ईंट बनाते थे उसको वो धूप में बेक करते थे, सुखाते थे, और अच्छी तरह से सूख जाने के बाद उसको बनाते थे, जिसके कारण वो आज तक उनकी जो दीवारें हैं वो मजबूती के साथ खड़ी हैं। आगे बात की जा रही है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे महान स्नानागार जो मिला है उसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि महान स्नानागार जो हड़प्पा सभ्यता का है वो किस सिटी में मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो सिटी जो है वहाँ पर महान स्नानागार मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, और इसे सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और बाद में उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये जो उनका स्नानागार था उस पर विशेष नागरिक जो होते थे विशेष अवसरों पर, स्पेशल ओकेशन पे वो उसका यूज किया करते थे, और जब उनका यूज हो जाता था तो वो उसको खाली कर देते थे। आगे बात की जा रही है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टोरेज होम जो थे, स्टोरेज हाउस जो थे वो कहाँ मिले हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये उनके द्वारा निर्मित विशाल स्नानागार के चित्र दिए गए हैं यहाँ पे, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसके चारों तरफ कमरे हैं। तो इसको ध्यान में रखें कि हड़प्पा की एक सिटी मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार मिला है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आगे देखेंगे भवन, नाले और सड़कें। तो इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। तो उस समय में जो उनके घर थे वो एक मंजिले भी होते थे और दो मंजिले घर भी वो बनाने लगे थे।
तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी कि उनके जो घर थे उन सभी घरों में स्नानघर होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, स्लोपिंग हुआ करती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो इससे हम ये समझ सकते थे कि वो काफ़ी प्लानिंग और काफ़ी अच्छी तकनीक का यूज किया करते थे। यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचलें हुआ करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव हो सकता है कि ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो कि अब नहीं बच पाई है। आगे बात की जा रही है कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल, तो चैप्टर 1 में हमने उद्योग स्थल के बारे में पढ़ा था। तो उद्योग स्थल पुरातत्वविदों ने उसे माना है जहाँ पे वे औजार और हथियार आदि बनाया करते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाया करते थे। नगर में रहने वाले लोगों की सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें शिल्पकार, शासक, लिपिक और व्यापारी रहा करते थे। ये सभ्यता काफ़ी विकसित हो चुकी थी, इसलिए इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांवों में नहीं रहते थे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सड़कें हैं और ये इसके साइड से बने हुए नाले। यहाँ पे एक हड़प्पा सभ्यता का कुआं दिया गया है, देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है वो हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह में एक खास लिपि में कुछ लिखा गया है जिसको अभी तक पुरातत्वविद नहीं पढ़ पाए हैं। और ये उनके द्वारा बनाए गए कुछ खिलौने हैं जिसको वो धूप में सुखाकर बेक करके रखा करते थे। यहाँ पर नगर और नए शिल्पों के बारे में जानकारी दी गई है। तो पुरातत्वविदों को वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे आकर्षक वस्तुएं मिली हैं उनमें मनके हैं, बाट है और फलक है। ऊपर पत्थर की एक बाट को देखो। तो बाट का जो यूज है वो वजन करने के लिए किया करते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। यह चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। आगे बात की जा रही है कि अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? तो चैप्टर 3 में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ भी वो धातु का यूज किया करते थे। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। वो पत्थर के बाट बनाना नहीं जानते थे। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कपड़ों के यूज के लिए सूती या फिर कपास का यूज करना शुरू कर दिया था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिलेंगे। तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मोहनजोदड़ो में कपड़े के अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं? तो चांदी का एक बास था, फूलदान था, उसके ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती है। तो जो वहाँ पे जो तकलियाँ मिली है, इससे पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे सूत कताई शुरू हो गई थी और वो कपड़े को बनाना शुरू कर दिए थे। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक है और नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक स्टेच्यू मिली थी। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी और उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कपड़े बनाने की जो कला थी उनकी वो विकसित हो चुकी थी।
यहाँ पे हमें फेयॉन्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी पत्थर के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेयॉन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ कच्चे माल की खोज के बारे में बताया गया है। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात किया करते थे। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का एक चित्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने खिलौना गाड़ी जो बच्चों के लिए वो बनाते थे उसका चित्र है। लेकिन इस टाइप के वो चीज़ें बनाने लगे थे जिससे वो सामान को इधर से उधर ले जाया करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी वो तांबे का आयात किया करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसको ध्यान से देख लें। फिर आगे बात की जा रही है कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो नगरों में जो लोग रहते थे उसके अलावा लोग गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि उनके पास हल भी थी जो वो खेती के लिए यूज करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो धौलावीरा कहाँ था? गुजरात के पास। और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहाँ धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। तो एक अनोखा अवशेष जो कि लकड़ी में जरा मिला है, वो कहाँ मिला है? हड़प्पा के लोथल में, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। आगे बात की जा रही है कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है कि यह एक लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा और मुहर के बारे में जानकारी दी गई है। तो मुहरों का जो यूज़ था वो सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए वो किया करते थे, जिन्हें वो एक स्थान से दूसरी स्थान भेजते थे।
थैली को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि आज भी मोहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या किसी वस्तु को छेड़छाड़ यानी कि फर्जीवाड़े से बचाने के लिए आज भी मोहर का यूज किया जाता है। आगे बात की जा रही है कि सभ्यता के अंत का रहस्य, कैसे हड़प्पा सभ्यता का एंड हुआ वो बताया गया है यहाँ पे। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ यह पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी, इसके कारण वो जंगलों का विनाश हुआ होगा। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। यानी कि वो बहुत तरह के अनुमान लगाते हैं कि किस तरह से इस सभ्यता का एंड हुआ होगा, किस तरह से ये सभ्यता समाप्त हुई होगी, लेकिन कुछ भी उनको पक्का पता नहीं है। इसमें बस वो अनुमान और संभावनाओं के आधार पर ही अपनी बात कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमने उपयोगी शब्द देखे वो है नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। तो ये सब इम्पोर्टेंट शब्द थे और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है इसको डिटेल्स में समझाया गया है, वो भी समझा हमने। अब इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो पूछा गया है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो कुछ तत्वों के आधार पर पुरातत्वविदों को कपड़े होने के संकेत मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य वस्तुओं से चिपका मिला है। पकी मिट्टी और फेयौन से बनी तकलियां भी मिली है जो कि सूत कलाई के संकेत देती है। मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति जो कि स्टैच्यू हमने देखी थी वो भी मिला है। तो इसके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि उस समय कपड़ों का उपयोग होता था। आगे बात की जा रही है कि निम्नलिखित को सुमेल करें। तो किन धातुओं का आयात वो कहाँ से करते थे उसको हमें सुमेलित करना है। तो तांबा जो है वो राजस्थान से मंगवाते थे, ठीक है। फिर सोने का जो आयात था वो कर्नाटक से किया करते थे। फिर टीन का जो आयात था वो अफगानिस्तान से करते थे और बहुमूल्य पत्थर वो गुजरात से मंगवाते थे। क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। धातुओं के बारे में अगर बात की जाए तो पुरातत्वविदों को धातुओं की बनी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के हथियार और गहने भी मिले हैं और सोने चांदी के गहने और बर्तन भी मिले हैं। फिर लेखन के बारे में अगर बात करें तो लेखन कार्य लिपिक किया करते थे। वो मोहरों पर तो लिखते ही थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो कि अब नहीं बच पाई है। बात अगर पहिए की करें तो पहिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो सामान ढोने और यातायात के रूप में पहिया वाहनों का यूज किया करते थे, जो कि हमने खिलौने में देखा था। फिर हल का जो यूज़ था वो खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए करते थे। तो हल तो नहीं मिल पाए उनके क्योंकि वो काट के थे और ख़राब हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो बच्चों को खेलने के लिए जो हल बनाए थे वो हमें मिला है, जिसके आधार पर हम कह सकते थे कि हल का यूज भी वो किया करते थे। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इस अध्याय में पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चे को ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो पकी मिट्टी की टेराकोटा जिसको वो कहते थे उससे जो खिलौने मिले हैं वो खिलौना गाड़ी मिली है, गुड़िया मिली है और विभिन्न पशु आकृति के जैसे कि याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि के खिलौने मिले हैं। फिर बच्चों को कैसी खिलौने पसंद आते होंगे तो उनको शायद गाड़ी वाले जो खिलौने गाड़ी जो होती थी उनकी वो पसंद आती होगी, पशु आकृति के जो खिलौने थे वो पसंद आते होंगे, यही सब उनको पसंद आता होगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। इनमें से तुम क्या क्या खाते हो। तो अभी हमने देखा कि वो गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, तिल, सरसों, फल, मछली और हिरण खाया करते थे। इसमें हिरण को छोड़कर आज भी ये सारी सामग्री खाने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन 6 पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ।
तो हड़प्पा के जो किसान थे और पशुपालक जो थे वो पहले के किसानों की तुलना में अधिक फसलों का उत्पादन किया करते थे। फिर और अंतर जो है इनमें वो है कि हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसान जो थे उनकी तुलना में विभिन्न उपकरणों यानी कि हल आदि का प्रयोग करना सीख गए थे। और हड़प्पा के जो किसान थे वो कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान जो थे उनके पास ये साधन नहीं था। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। मेहरगढ़ में कपास की खेती जो थी वो लगभग 7000 वर्ष पहले की गई थी। नगरों का जो आरंभ था वो 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री के चैप्टर 4 को कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट किए तो जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।